Hello, Bacho. Let's see this question. The question says an artificial satellite of the moon revolves in a circular orbit whose radius exceeds by the radius of the moon eta times. In the process of motion, the satellite experiences a slight resistance due to the cosmic dust. Assuming the resistance force to depend on the velocity of the satellite as f is equal to alpha times v square, where alpha is a constant, find how long the satellite will stay in the orbit until it falls on to the moon's surface. तो हमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट गिवन है एंड जो कि मून के आसपास घूम रही है। तो मान लो कि ये मून था एंड एक सैटेलाइट थी उसके आसपास इनिशियली सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही थी, ऐसे कुछ। मान लो कि बड़ी सर्कुलर ऑर्बिट थी, तो हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, बट ऐसे आप अज्यूम करो कि ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही थी, ठीक है। चलो बढ़िया, ये समा गई उसकी ऑर्बिट, ऐसे कुछ। एंड जो इसका सेंटर था मून से, मून का सेंटर वो हम अज्यूम करते हैं ओ है, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो भी हमें गिवन है। मान लो कि जो मून है उसका रेडियस अज्यूम करते हैं आर एम है, रेडियस ऑफ मून। तो ये हमें जो सैटेलाइट से ये मून का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, वो हमें गिवन है ईटा टाइम्स आर एम। तो ये वाला डिस्टेंस गिवन है यहाँ से यहाँ तक का, वो है ईटा टाइम्स रेडियस ऑफ मून, ऐसे। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट की रेडियस है वो है ईटा टाइम्स आर मून। एंड हमें अब क्या कर रहा है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कॉस्मिक डस्ट आ जाती है, यानी कि कोई मान लो कि अंतरिक्ष से कोई ऐसे धूल आ गई, ठीक है, कोई भी एटम्स या भी कोई भी गैस हो सकता है, ऐसे कुछ। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वेलोसिटी होगी ना ये जो सैटेलाइट की, वो धीरे धीरे अब डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, शुरू में जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये जो हमने डैश्ड वाली रेडियस सर्कल बनाया है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी। तो मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी वी आई। अब इन डस्ट पार्टिकल के वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सैटेलाइट है वो धीरे धीरे ऐसे आना स्टार्ट कर देगी, ऐसे, ठीक है, मून के नजदीक आना स्टार्ट कर देगी, ऐसे स्पाइरल आकार में। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है कॉस्मिक डस्ट है वो सारी जगह पर है, सभी सभी तरफ है, ठीक है, यहाँ पर सभी तरफ है हमारे पास कॉस्मिक डस्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी ना सैटेलाइट की, वो ऐसे कुछ होगी स्पाइरल आकार की, ऐसे। एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आके मून के सरफेस पे लैंड कर जाएगी। अब देखो, जब ये मून के सरफेस पे लैंड करेगी, जस्ट आफ्टर दैट मान लो कि ये जो हमारी यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारी सरफेस थी मून की, एंड सैटेलाइट यहाँ से आई ऐसे कुछ यहाँ पर। अब जैसे वो टकराने वाली थी, उसके जस्ट बिफोर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, यानी कि कुछ तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, इन द सेंस दैट के जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। ये सरफेस के काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर डायरेक्ट यहाँ पर गिर नहीं जाती है, वो यहाँ से ऐसे ऐसे सरफेस पे भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। थोड़ी देर बाद सरफेस एंड सैटेलाइट के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आके रुक जाएगी सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जब ये सरफेस पे टकराएगी तब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तब की वेलोसिटी होगी कुछ वी फाइनल, यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ वी एस, एस फॉर सरफेस। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, बहुत ही काम आएगा। आप जीरो यहाँ पर मान लोगे सरफेस पे टकराने के बाद, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है फिजिकल में भी, ठीक है, रियल सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरफेस के जस्ट ऊपर आने के बाद जैसे ही ये सरफेस पर टकराएगी तो क्या इंस्टेंटली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट है उसकी सरफेस पे भी कुछ वेलोसिटी होगी, जिसको हमें हम अज्यूम किया है वी एस। वो हम बाद में ढूंढ लेंगे कितनी होगी, बट पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एंड देन क्या होगा, इन दोनों के सरफेस के जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बाद में जीरो होगी, टकराने के बाद, टकराने के तुरंत बाद ही जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है एंड फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास दोनों वेलोसिटी है। तो जब ये
जस्ट टकराएगी, ठीक है, सरफेस से जस्ट टकराएगी, तब कट हमें फाइंड करना है कि मतलब कितना टाइम लगेगा। ये जो यहाँ पर से घूम रही थी ये ना स्पाइरल ट्रेजेक्टरी में आते आते सरफेस पे फॉर एग्जांपल पी पॉइंट से टकरा जाती है, तो इन जो इंसिडेंट है, ठीक है, ये जो घटना बन रही है उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि टी फाइंड करना है। लेट्स से टी टाइम लगता है तो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंसेप्ट होगा। अब देखो यहाँ पर न्यूटन लॉ से भी इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो, बट वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा अलग टेक्निक का यूज करेंगे, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा ही रखा होगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी चीज की हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना हो तो उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है ना, ये जो सैटेलाइट है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से अज्यूम करते हैं के आई थी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कुछ के एस चाहिए। तो हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज चाहिए ना, के आई टू के एस चाहिए ना, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कौन करेगा? ये वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो यही तो हमारा कंसेप्ट हो गया। देखो कितनी हिंट गिवन है हमारे क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज चाहिए तो हमें थोड़ा सा वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? वर्क एनर्जी थियरम, ठीक है। एंड मुझे अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोर्स गिवन है वो वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता ना तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। देखो हमने आपने पढ़ रखा होगा ये वाला इक्वेशन, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करे वाला, ये एवरेज फॉर्मूला है। एवरेज फॉर्मूला कब यूज करते हैं? कि जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो। हमारे केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं, इन अवर केस, इन अवर केस force is not constant, so we need to integrate, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं we need to take small element, we need to take small work done, then integrate it। तो हम क्या फाइंड करेंगे? ये जो एफ फोर्स है उसके लिए छोटा सा टाइम में कितना अमाउंट ऑफ छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, देन हम क्या करेंगे कि उन सबका इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्योंकि जब सैटेलाइट यहाँ पर पहुंचेगी लक्ष्य से, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पर पहुंचेगी तो कितना वर्क डन पड़ेगा, सारे का ऐड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे? पहले छोटा सा वर्क डन फाइंड कर लेंगे। तो डीके की वैल्यू क्या होगी? तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/m v², जनरल फॉर्मूला है। अब डीके की वैल्यू क्या होगी? डीके की वैल्यू होगी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, क्या मिलेगा हमें? 1/2 टाइम्स m टाइम्स। अब लेट्स से आपको ये पता नहीं कि डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना। मान लो किसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप कैसे करते हो? यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लो, कोई भी वेरिएबल, तो डीके बाई dt होगा कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? 2 टाइम्स v टाइम्स dv बाई dt। अब वापस से क्या करो? dt को दोनों तरफ से हटा दो, ठीक है, तो आपको सिर्फ डीके मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास डीके की वैल्यू मिल गई। एंड डी डब्ल्यू क्या होता है? तो वर्क होता है हमारे पास, क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ डीएक्स होता है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी एक्स। एफ क्या है? देखो एफ हमारे पास है अल्फा इंटू v², क्योंकि कौन सा वाला फोर्स वर्क कर रहा है? तो हमारे पास जो कॉस्मिक डस्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, वो वर्क करने वाला है, क्योंकि वही काइनेटिक एनर्जी को घटाने वाला है। तो यहाँ पर आएगा एफ डी वी इंटू डी एक्स। अब हमें पता है डीएक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज वी नो डीएक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, क्या मिलेगा? अल्फा वी क्यूब, अल्फा टाइम्स वी क्यूब टाइम्स डी टी। तो ये वाले फॉर्मूले आ गए दोनों, डी के एंड डी डब्ल्यू के। तो यहाँ पर पुट करने के डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू कर देंगे। तो डी के इज इक्वल टू क्या मिला हमें?
एम वी डी वी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिला अल्फा वी क्यूब डी टी इज इक्वल टू अल्फा वी क्यूब डी टी। यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से ऐसा बचेगा एम डी वी इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर डी टी। अब क्या होगा, अब होगा दोनों वेरिएबल को अलग अलग दे दो, तो यहाँ पर बचेगा एम अपॉन अल्फा। ठीक है, अल्फा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाके उस मास से डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर बचेगा टाइम्स डीवी अपॉन वी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड बचेगा डी टी। तो ये हमारा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो गया। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, एम अपॉन अल्फा इंटीग्रेशन डीबी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट। तो लोअर लिमिट की यहाँ पर वेलोसिटी में लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल कंडीशन और कुछ नहीं। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियली वेलोसिटी कौन सी थी, वी आई थी ना, वी आई हमने अज्यूम किया था वी आई थी। यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, वी आई आएगी लिमिट, एंड फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो क्या बन रही है, तो वो हमने अज्यूम किया वी एस। अब जब वी आई वेलोसिटी थी तब हमने हमारे पास टाइम मेजर करना स्टार्ट किया था ना, तभी तो हमारा फोर्स लगना स्टार्ट किया था इंस्टेंटली। तो यहाँ पर होएगा टी इज इक्वल टू 0, एंड जब वो सरफेस पे पहुंचा तो तब कुछ टाइम लग रहा होगा, तो हम उसको अज्यूम करते हैं टी टाइम बीत चुका होगा, कि जब ये सैटेलाइट थी वो यहाँ से आते आते सरफेस पे पहुंच गई, ठीक है, पी पॉइंट पर पहुंच गई, तब टोटल टाइम लगा उसको टी है, वही तो हमें फाइंड करना है, तो वो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो अब हमें फाइंड करना है वी आई एंड वी एफ की वैल्यूज और कुछ नहीं। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगा सेंट्रीफ्यूगल लॉज का। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर मून है एंड यहाँ पर सैटेलाइट थी। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उस पर ऑलवेज इस तरह एम वी स्क्वायर बाई आर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एंड उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की ओर क्या लगना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, तभी तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से इन दो को कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो वापस से कि सैटेलाइट का मास है वो है स्मॉल एम, एंड इसकी वजह से जो मास है, ठीक है, मास ऑफ मून, तो ये कैपिटल एम है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मिलता है, जी एम इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनिशियली डिस्टेंस क्या था, तो इनिशियली डिस्टेंस क्या था, देखो यहाँ पर, यहाँ से ईटा टाइम्स आरएम था ना, आरएम यानी कि रेडियस ऑफ मून, ठीक है, ईटा टाइम्स आरएम ऐसे इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ दैट सैटेलाइट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला और कुछ नहीं, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर है थीटा आर, यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज एफ जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आएगा, हाँ, ऐसे एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक बचेगा, एंड मास से मास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो निकल के आई वी इनिशियल इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स आर एम, एंड उसका बचेगा स्क्वायर रूट सैटेलाइट की इनिशियल वेलोसिटी। अब सैटेलाइट कहां पर पहुंची, देखो अब सैटेलाइट लेट्स से यहाँ पर वापस से हम मून को ड्रॉ करते हैं, एंड सैटेलाइट अब यहाँ पर सरफेस पे पहुंचेगी, यहाँ पर, ठीक है, सरफेस पे ही है और थोड़ा दूर नहीं है, वो तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आर एम, क्योंकि अब सरफेस पे पहुंच गई ना, ठीक है, तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ मून। तो अब इस केस में वापस से ये लो लगाएंगे, तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा जी मास इंटू स्मॉल मास डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, वो आएगा आर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू
अभी भी ये जो सैटेलाइट होगी वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि सरफेस पे भी ये घूमना स्टार्ट कर दे, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस ये अब थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। ठीक है, तो वो हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ चाहिए कि ये सैटेलाइट क्या चाह रही थी। ठीक है, वो घूमना चाह रही थी, तो इसकी वजह से अभी भी यहाँ पर mv² by r जितना फोर्स इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए लगेगा, थोड़ी देर के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बाद में जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इवेंचुअली जीरो हो रही है इसलिए। तो यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा एम वी। अब यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी, वीएस जितनी, क्योंकि वीएस यहाँ पर सरफेस पे स्पीड कितनी हो गई है, वीएस हो गई है ना, इसलिए हमें यहाँ पर वीएस का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय आर एम। तो यहाँ से एक आर एम कैंसिल हो जाएगा, मास मास कैंसिल हो जाएगा, एंड वी फाइनल निकल के आ गई, यानी कि वी सरफेस और कुछ नहीं, जी एम अपॉन आर एम। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू भी आ गई, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, लेट्स से ए, इक्वेशन ए को इंटीग्रेशन कर देंगे, बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, तो एम डिवाइडेड बाय अल्फा, एम डिवाइडेड बाय अल्फा। अब वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा -1 अपॉन वी, एंड यहाँ पे लिमिट कौन सी थी, देखो वी आई वी एस, तो वी आई से वी एस, वी आई से वी एस इज इक्वल टू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, एंड उसकी जो लिमिट थी वो थी 0 से टी तक, ये टी वाला हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हम कैपिटल टी लिखते हैं और कुछ नहीं, जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल टी यानी कि सरफेस पे आने पर कितना टाइम लगता है, वो कैपिटल टी, यहाँ पर भी हम कैपिटल टी से उसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो हमें कैपिटल टी की लिमिट आ गई। अब हम यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एम बाय अल्फा, एंड ये जो माइनस है वो मैं पहले बाहर ले लेता हूँ माइनस। अब यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन वी एस माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर बोला टी टी माइनस 0 होगा। ठीक है, अब माइनस को अंदर की तरफ जाना देता हूँ, तो माइनस को अंदर की तरफ जाना दो, तो आंसर ऐसे कुछ आएगा एम बाय अल्फा 1 अपॉन वी आई माइनस 1 अपॉन वी एस। अब यहाँ पर सिर्फ वी आई एंड वी एस की लिमिट वैल्यू पुट कर दो, तो हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी की वैल्यू मिलेगी एम बाय अल्फा 1 अपॉन वी आई की वैल्यू क्या मिली, देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, अंडर रूट जी एम अपॉन ईटा टाइम्स आर एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट जी एम। अब इसका डिनोमिनेटर होगा ना, उसको न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो जो ईटा टाइम्स आर एम होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है मैं एक ही स्क्वायर रूट में दिखा देता हूँ, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था ना उल्टा हो जाएगा, यानी कि ईटा टाइम्स आर एम, ईटा टाइम्स आर एम डिवाइडेड बाय जी एम। सेम यहाँ पर भी वी एस क्या होगा, वी एस भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी एम। ठीक है, आर एम अपॉन जी एम। अब मुझे इसको, ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ग्रेविटेशनल, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मिलती है, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, मून एंड वो सैटेलाइट के बीच में, वो है जी मास ऑफ द मून, सैटेलाइट का मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इनको हम किससे कंपेयर करेंगे, तो इनको हम न्यूटन से, न्यूटन के फोर्स लॉ से कंपेयर करेंगे, तो मास टाइम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये वाला मास है, वो ये मास है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली, जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून कैन बी रिटन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर जी की वैल्यू चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम अपॉन अल्फा। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो स्क्वायर रूट में है, यहाँ पर स्क्वायर रूट हम आर एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास स्क्वायर था उसमें स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास पहले तो ऐसा ही था। अब जैसे मैंने स्क्वायर रूट ऑफ आर एम से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, तो ऐसा कुछ मिला दोनों साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पहले टर्म में से रूट एन को बाहर निकल दिया और कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करूंगा, रूट आर एम
डिवाइडेड बाय रूट आर एम। तो क्या होगा देखो, जैसे एम बाय अल्फा एन जो स्क्वायर रूट ऑफ आर एम है यहाँ पर डिनोमिनेटर में से, उसको हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर लाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आर एम। अब ये जो आर एम था वो अंदर जाएगा पहले ब्रैकेट में, तो वो अंदर जाके आर एम स्क्वायर बना देगा, यहाँ से ऐसे बना देगा, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर भी ऐसे कुछ बना देगा, आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम। अब हमें पता है, देखो पहले इक्वेशन में क्या मिला, ये वाला, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट जी मून मिलेगा ना, इसका उल्टा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें उल्टा दिखा है, तो हमारे पास जी की वैल्यू उल्टी मिलेगी, यानी कि डिनोमिनेटर में मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं रूट एन, अब इसकी वैल्यू है वो है 1/√g, यहाँ पर भी वैल्यू है 1/√g। तो ये जो वैल्यू मिल गई हमें मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, इसलिए मैं लिखता हूँ जीएम। तो मास टाइम अल्फा, यहाँ से दोनों को कॉमन बना देता हूँ, रूट जीएम को बाहर निकाल देता हूँ एंड आरएम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो रेडियस ऑफ मून टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून, एंड यहाँ पर बचेगा रूट एन माइनस 1। तो ये हमारा टाइम आ गया, नहीं आ गया सेकंड। So the final answer of the question is that satellite will take the time to reach the surface is t is equal to m upon alpha square root of rm into gm and multiplied by root n minus 1। ये भी रूट ईटा है, ठीक है, ये रूट ईटा बोल दो तो एक कोई बात नहीं, रूट ईटा माइनस 1 सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।